Hello students, welcome to Axis Institute and today we are going to start our topic that is structure of atom. Structure of atom को शुरू करने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर एटम क्या होता है, एटम कहाँ प्रेजेंट होता है, एटम किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एटम जो है क्या हम उसको देख सकते हैं, एटम को हम किस फॉर्म में देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को पहले हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। So let's start our topic. First, what is matter? एक्चुअली जैसे कि मैंने अभी आपको सवाल बताया कि ये एटम को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते और एटम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उसको समझने के लिए हमको इस मैटर के बारे में समझना होगा। देखो, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि ये जितनी भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें प्रेजेंट है, ये किसी न किसी चीज़ से तो मिलकर बनी होगी। हर चीज़ कोई ना कोई पार्टिकल से या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट से या कोई ना कोई सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई होगी। तो जितनी भी सारी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हीं की कंपोजिशन को पढ़ते हैं और जब उनकी कंपोजिशन को पढ़ा जाता है तो हम इस वर्ड तक पहुंचते हैं, तब हम इस पार्टिकल तक पहुंचते हैं जिसको एटम बोला जाता है। तो एटम को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं मैटर को डिस्कस करना चाहूँगा। मैटर क्या होता है? हमारे सराउंडिंग में हर वो चीज़ जिसके पास कुछ वजन होगा, जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती होगी। एनीथिंग अराउंड अस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। हर वो चीज़ हमारे सराउंडिंग में जिसके पास कुछ मास है, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसको मैटर बोला जाता है। अब इस मैटर को जब हम स्टडी करते हैं तब हमको एटम के बारे में पता चलता है। सो बहुत बेसिक सा ही डेफिनेशन होता है। आप लोग अपने क्लास के चैप्टर फर्स्ट में इसको पढ़ लेते हैं, व्हाट मैटर इज। तो यहाँ पे बस मैंने इसका एक आपको आइडिया दिया है कि मैटर क्या होता है। तो हमने यहाँ पे समझा कि एनीथिंग अराउंड अस, हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज़ जिसके पास मास होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती होगी, वो मैटर होगा। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल अगर मैं इसको दूँ, मैटर का एग्जाम्पल क्या होता है, तो बी इट एनीथिंग। अगर हम यहाँ पे अपने सराउंडिंग में टेबल की बात करें, चेयर की बात करें, हम प्लांट की बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, हम रॉक्स की बात करें, कोई भी चीज़ जिसके पास मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती होगी, तो वो मैटर कहलाएगा। अब ये मैटर जो है बनता किस चीज़ से? अब यहाँ से मेन हमारा जो एटम के बारे में स्टडी है वो शुरू होती है। मैं यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये बोलने वाला हूँ कि ये जो मैटर है हमारा, ये बनता किस चीज़ से है? व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ। इसके लिए हमको एक बहुत बेसिक सा एक फिलॉसफी को समझना है, एक बेसिक सी छोटी सी बात को समझना है। वो ये है कि हम किसी भी चीज़ को अगर तोड़ना चाहें, हम किसी भी चीज़ को अगर ब्रेक करना चाहें, तो वो छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक होती है। बी इट एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आपके एक सैंड का, एक रॉक का पार्टिकल ले लीजिए, एक रॉक का एक पत्थर ले लीजिए, उसको तोड़िए, छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाएगा। आप अपना पेन है, पेन को आप तोड़ सकते हैं, पेंसिल को तोड़ सकते हैं, आप इरेजर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से चीज़ें टूट के एक अल्टीमेट ऐसे स्टेज पर पहुंचेंगी जहां पे आप फर्दर उनको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। कंसिडर करिए, आपके पास एक चौक है, आप उस चौक को तोड़ रहे हो, 2 पीसेज में तोड़ा, 2 को 4 में, 4 को 8 में, इस तरीके से तोड़ते गए और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आप पाउडर बना दोगे और फर्दर वो छोटे छोटे पीसेस को तोड़ नहीं पाओगे। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक। सबसे पहला कंपोजिशन ऑफ मैटर की बात करते हैं। तो मैंने जो आपको बेसिक आइडिया दिया कि मैटर का कंपोजिशन क्या होगा, मैटर किस चीज़ से मिलके बना होगा, तो आप जवाब देने वाले हैं कि सर हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनती है। तो मैटर भी, जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई होंगी। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जस्ट लाइक दिस एंट हिल। अगर इस एंट हिल की मैं बात करूँ तो ये जो एंट हिल है, ये कहीं ना कहीं एक ग्रेन ऑफ सैंड से मिलके बना होगा, ये इस रेत के छोटे से दाने से मिलके बना होगा। सिमिलरली हमारी सराउंडिंग में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो भी पार्टिकल, जो भी हमारे सराउंडिंग में मैटर प्रेजेंट है, वो इसी तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। इसको बोलेंगे एटम। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बात करूँ शुगर की, हम चीनी सब लोग खाते हैं। इस शुगर को देखा जाए तो पता चलेगा कि ये शुगर जो है इस तरीके के छोटे छोटे शुगर के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। अब सिमिलरली हमारे सराउंडिंग में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो किससे मिलके बने होंगे बेटा? एटम से। एटम वही छोटी चीज़ है जिससे मिलके सारी चीज़ें बनी हुई हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक और एग्जांपल क्या है? दैट द बिल्डिंग ऑफ स्कूल। ये एक स्कूल की बिल्डिंग है। अगर इस बिल्डिंग को देखा जाए तो दैट बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ये बिल्डिंग जो है हमारी ब्रिक्स से मिलके बनी हुई होगी, ईंटों से मिलके बनी हुई होगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बिल्डिंग है, ये हमारा एक पूरा मैटर है, मॉलिक्यूल है,
और ये मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो छोटे पार्टिकल को हम क्या नाम लेंगे बेटा, यहाँ पे ब्रिक्स नाम लेंगे। तो ये एक बेसिक सी फिलॉसफी है, बेसिक सा यहाँ पे एक आइडिया है। तो जैसे जैसे लोगों ने अपने सराउंडिंग को स्टडी करना शुरू किया, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं वक्त में, यानी कि हम बात कर रहे हैं अराउंड 500 BC की। जब 500 BC में हमने 500 BC आप सोच सकते हो कितना पुराना टाइम है। लोगों के पास कोई लेबोरेटरीज नहीं होती थी, उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थे। तब भी लोगों के दिमाग में ये आइडिया था कि हाँ, हर चीज़ जो है छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी हुई है। और मैं आपको ये आइडिया क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही आइडिया को हम तक पहुँचाया गया। उस समय जो लोग थे उन्होंने इस आइडिया को बताया, लोगों को समझाया कि जो हमारा सराउंडिंग है, हमारा मैटर जो है वो कैसे बना हुआ है। सो हाउ दीज आइडियाज केम टू आवर माइंड्स, these all thoughts are contribution of our great ancient Indian philosopher and scientist। तो ये सभी जो आइडियाज़ हैं, ये पुराने जो फिलोसोफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके आइडियाज़ हैं जो उन्होंने हमको पहुंचाए, उन्होंने हमको बताए। अब इसकी बात करते हैं, तो ये हिस्ट्री क्या है आखिर इस आइडिया की, या फिर इस थॉट की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री ये है कि एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स थे, ये मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 500 BC की। इंडियन फिलोसोफर्स थे एंड ग्रीक फिलोसोफर्स थे। दो लोग थे इंडियन फिलोसोफर्स, महर्षि कनद एंड पकुला कात्यायन, एंड ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। अब पहले हम बात करेंगे इंडियन फिलोसोफर्स की कि आखिर इंडियन फिलोसोफर्स ने क्या बताया हमको इन्होंने कैसे समझाया कि आप केमिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे। ऑल्दो केमिस्ट्री को नहीं, उन्होंने सराउंडिंग को कैसे समझेंगे हम लोग, सराउंडिंग को कैसे उन्होंने हम लोगों को समझाया, या फिर जो उस टाइम के लोग थे उनको कैसे समझाया। तो महर्षि कनद जो 500 BC की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने बोला हमारे सराउंडिंग में जो भी सारी चीज़ें हैं, इन्होंने सबसे पहली चीज़ तो हमारे सराउंडिंग में जो भी सारी चीज़ें हैं इसको इन्होंने नाम दिया पदार्थ। इसको इन्होंने नाम दिया पदार्थ, दैट इज मैटर, जिसको आज हम मैटर बोलते हैं। अब ये जो पदार्थ होता है, इन्होंने बोला कि ये जो पदार्थ है इसको अगर डिवाइड किया जाए तो ये स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। और जब ये स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होगा, यानी कि जब ये एक कोई भी पदार्थ है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा, तो इनको फर्दर सब डिवाइड कर पाएंगे, जैसा मैंने भी आपको बताया। और एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। एक ऐसी स्टेज पे हम लोग पहुंचेंगे जिसके बाद हम इन स्मॉलर पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर ऐसा कुछ है तो ये बोला जा सकता है कि ये पूरा जो मैटर होगा, ये पूरा जो पदार्थ होगा, ये इसी छोटे पार्टिकल के जुड़ने से बना होगा। और इस छोटे पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया बेटा, परमाणु। सो व्हाट ही सेड कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है, उन्होंने उस टाइम पे उसको पदार्थ बोला। दैट पदार्थ, दैट मैटर इज मेड ऑफ परमाणु, जिसको आज के टाइम में हम लोग एटम बोलते हैं। तो बस अभी तक ये आइडिया हमको मिला कि हाँ, छोटी सी जो छोटा सा पार्टिकल है जिससे मिलके सारा सराउंडिंग बना है, दैट इज आवर परमाणु। तो ये परमाणु वर्ड यहाँ से आया। परमाणु वर्ड का मतलब क्या था? इन्होंने परमाणु वर्ड इसलिए दिया क्योंकि यहाँ से हम एक पॉइंट पे पहुंचे हैं, यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि व्हेन द डिवीजन ऑफ मैटर स्टार्ट्स, जब मैटर का डिवीजन शुरू किया जाएगा तो हम एक ऐसे अल्टीमेट स्टेज पर पहुंचेंगे जहां से फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। और इसीलिए इन्होंने इसका नाम परमाणु रखा। क्यों रखा? क्योंकि परमाणु जो वर्ड था ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ था, परम, अणु। परम का मतलब होता है अल्टीमेट, एंड अणु का मतलब होता है पार्टिकल, यानी कि एक ऐसा अल्टीमेट पार्टिकल जिससे मिलकर सारा मैटर बना हुआ है। ये महर्षि कनद ने बोला। चलो अब हमको समझ आ गया है। तो आप सवाल पूछोगे, सर अगर हमारा सारा मैटर परमाणु से मिलकर बना हुआ है तो डिफरेंट चीज़ें क्यों एग्जिस्ट करती है? अब इसका जवाब है, इस बात का जो जवाब है वो दूसरे जो इंडियन फिलोसोफर थे जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया था, पकुला कात्यायन, उन्होंने इस बात का जवाब दिया। कैसे? इन्होंने बोला कि ये जो हमारे सराउंडिंग में परमाणु है ये अलग अलग तरीके से कंबाइन करेगा, अकेला नहीं रहेगा। ये परमाणु, ये जो एटम है, ये जो परमाणु की बात जो हम कर रहे हैं, ये अकेला नहीं रहेगा, बट ये बहुत सारे परमाणु अलग अलग तरीके से जुड़ेंगे, हमेशा एक ही तरीके से नहीं जुड़ेंगे। और जब ये अलग अलग तरीके से जुड़ेंगे तो ये हमको वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर को देने वाले हैं।
कहने का क्या मतलब है, एक परमाणु एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड स्टेट। परमाणु जो होता है वो एक कंबाइंड स्टेट में रहता है। दे नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। ये कंबाइंड फॉर्म में नॉर्मली एग्जिस्ट करता है जिससे हमको अलग अलग तरीके की मैटर की फॉर्म्स देखने को मिलती है। तो ये हमारा था इंडियन फिलोसोफर का आइडिया जो उन्होंने 500 BC में हमको दिया था। अब इन द सेम एरा ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी सेम बात को बोला कि हमारे सराउंडिंग में, ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी सेम बात को बोला, ल्यूसिबस, डेमोक्रिटस, इन्होंने भी सेम बात को बोला कि मैटर को यदि हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हम एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंचेंगे विच कांट बी सब डिवाइडेड, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एंड डेमोक्रिटस कॉल्ड इट एज इंडिविजिबल पार्टिकल्स, और इसी इंडिविजुअल पार्टिकल का इन्होंने नाम रखा एटम। बट दीज ऑल आर बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन टिल 18th सेंचुरी। यहाँ तक 18th सेंचुरी का कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन थी। अब अच्छा, डेमोक्रिटस ने इसका नाम एटम क्यों रखा, कुछ और भी तो रख सकते थे। तो एटम नाम रखने का रीज़न ये था, डेमोक्रिटस ने बोला कि इनको एटमोस बोलेंगे। डेमोक्रिटस ग्रीक थे, तो ग्रीक में ही उन्होंने नाम दिया था। इन्होंने जो एक्चुअल नाम दिया था एटम का, दैट वाज एटोमोस। अब जो ये एटोमोस होता है, इसमें ए का मतलब होता है नॉन एंड टोमोस का मतलब होता है डिविजिबल। दैट मीन्स जो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दैट इट इज नॉट डिविजिबल। तो इसीलिए, और इस एटोमोस से हमने क्या वर्ड डिराइव किया बेटा, एटम वर्ड को डिराइव किया। सो इट वाज ऑल अबाउट द एटम। तो अब तक हम लोग क्या सीखे, अब तक हम लोग सीखे कि जो मैटर है छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होता है, वो छोटे पीसेस से मिलके हमारा छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। वो छोटे पार्टिकल्स को ही या तो हम परमाणु बोलेंगे या फिर हम एटम बोलेंगे। ये अब तक मैंने आपको बताया, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं दिया, कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। सेम चीज़ इनके साथ भी थी। 18th सेंचुरी तक कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, नई नई डिस्कवरीज हुई, नए नए लोग आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर से स्टडी करना शुरू किया। तो 18th सेंचुरी में सबसे पहले साइंटिस्ट थे एंटनी एल लवोजियर। एंटनी एल लवोजियर एंड जोसेफ क्राउस ने मिलके केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज दिए। अब आप बोलोगे सर हमको नहीं समझ आ रहा है केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, कि एंटनी लवोजियर कौन है, जोसेफ क्राउस कौन है। तो अब मैं आपको यहाँ से एक और आइडिया नया देता हूँ। देखो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ इतना देखा कि ये जो मैटर था, हमको बस इतना पता चला कि ये जो मैटर जो है ये हमारा स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इनका चैप्टर हो गया क्लोज। चलो, अब इनका चैप्टर क्लोज हो गया, ये लोग मर चुके हैं। अब वक्त धीरे धीरे चल रहा है, नए साइंटिस्ट आए। अब नए साइंटिस्ट कौन आए उसको हम लोग देखते हैं। अब नए साइंटिस्ट आए हमारे लवोजियर एंड जोसेफ क्राउस। ये अब और आगे धीरे धीरे अब फिर से लोगों ने स्टडी करना शुरू किया। तो लवोजियर और जोसेफ क्राउस ने एटम के बारे में कभी नहीं बताया था, ना ही इन्होंने ये बताया कि जो मैटर है छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को बताया, और लवोजियर ने तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ को बताया, और लवोजियर को इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, इन्होंने बताया आखिर ये जो केमिकल्स हैं हमारे, केमिकल्स मतलब जो सराउंडिंग में जो परमाणु और एटम हम पढ़े थे, पकुदा कात्यायन ने बोला था कि परमाणु जो है जुड़ के एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में। इन्होंने बताया कि जब वो कंबाइन करेगा तो किस लॉ को फॉलो करेगा, वो किस पैटर्न को फॉलो करेगा, हमेशा जब भी वो जुड़ेगा तो क्या होने वाला है। इन दोनों ने ये दो मेन बातों को कहा। यहाँ तक अब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन्होंने एटम के बारे में नहीं बताया है कि एटम जो है हमारा छोटा पार्टिकल है। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि जब भी ये हमारे एटम्स कंबाइन करते हैं, जब भी चीज़ें कंबाइन करती हैं तो क्या होने वाला है। इन्होंने इन दोनों इंसिडेंट्स को, इन दोनों हैपनिंग्स को, फिनोमेनास को एक लॉ के फॉर्म में दिया। सबसे पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ ने कहीं ना कहीं फाउंडेशन रखा केमिस्ट्री को आगे पढ़ने का। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं एक छोटे से पहले एग्जाम्पल से। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यहाँ पे क्या मतलब है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर सिंपल मैं आपको बोलूँ तो ये बोला जाता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
मास को ना ही तो बनाया जा सकता, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कहने का मतलब ये है कि हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं कार में, बाइक में, स्कूटर में। पेट्रोल जब डलवाते हैं तो उसमें कुछ वज़न दिखता है कि हाँ इसने डाला है, लेकिन जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो पेट्रोल तो गायब हो गया। इसका मतलब वो जो पेट्रोल में वज़न था वो गायब हो जाना चाहिए था। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर देखा जाए तो जो पेट्रोल हमने जलाया, यूज़ किया, उससे साइलेंसर से गैसेस निकली। अगर हम उन गैसेस को कंटेन कर लें, एक जगह इकट्ठा कर लें और फिर उनका मास चेक करें, तो हमको मास उतना ही मिलेगा जितना पेट्रोल का मास था। यानी कि हमने पेट्रोल के मास को, पेट्रोल को गैसेस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वज़न ना ही तो हमने घटाया है, ना ही वज़न हमने बढ़ाया है। हम ना ही तो वज़न को बना सकते हैं मास को, ना ही मास को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको समझते कैसे हैं? इसको एक बहुत बेसिक से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है कि यहाँ पे हमने दो बीकर लिए हुए हैं। एक बीकर में हमने लिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, एक बीकर में हमने लिया हुआ है सोडियम सल्फेट। ये दोनों ही केमिकल्स हैं। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। बेरियम क्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला होता है BaCl2। सोडियम सल्फेट जो है इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4। अब क्या किया जाए, इन दोनों को मिक्सअप कर दिया जाए। तो जब दोनों को मिक्सअप करोगे तो अब क्या आपके दिमाग में क्या होगा? कहीं ना कहीं ये इससे ये उससे रिएक्शन करना शुरू करेगा, है ना। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हो सकता है Na Ba के साथ जुड़ जाए, हो सकता है SO4 Ba के साथ जुड़ जाए, हो सकता है NaCl के साथ जुड़ जाए, हो सकता है SO4Cl के साथ जुड़ जाए। यही आपके दिमाग में थॉट चल रहे होंगे। चलो ठीक है, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसा ही होगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन के प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्शन से कुछ हमको रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट जो होगा, वो रिजल्ट में जब मैं चेक करूँगा तो यही तो मिलने वाले हैं हमको। मैं एक्स्ट्रा तो कुछ और उसमें नहीं मिलेगा मेरे को, ना ही इसमें से कुछ गायब हो जाएगा। तो यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप इस बात को समझे तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर लिया। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंसिडर हमने यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है। इसमें मैंने एक ट्यूब ली, इधर एक सॉल्यूशन है, इधर दूसरा सॉल्यूशन है। Y is taken in a conical flask, small amount X is taken in a ignition tube. Hang the ignition tube in the flask carefully so that solution do not get mixed. Put the cork on the flask. आपने इन दोनों को रखा, एक कॉर्क लगा दिया। कंसीडर, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों एक दूसरे में मिक्स ना हो शुरुआत में, बाद में हमको मिक्स ही करना है। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अब आपको क्या करना है, फ्लास्क का वजन लेना है। स्विल द फ्लास्क सो दैट X and Y get mixed। पहले उसको ऐसे रखा, वजन लिया, फिर उसको मिक्सअप कर दिया सो दैट सारा का सारा मिक्सअप हो जाए। अब मैंने आपको क्या बताया, मिक्सअप होगा तो सेम चीज़ में यहाँ पे थोड़ा सा एक रिएक्शन लिख के देखें। हमने देखा था वहाँ पे Na2SO4 था और बेरियम क्लोराइड था BaCl2। अब ये दोनों मिक्स होगा तो हो सकता है आपस में एक्सचेंज कर ले। ठीक है, अगर एक्सचेंज करता है तो देखो क्या बनेगा, हमारे यहाँ पे क्या बनेगा BaSO4 और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा NaCl बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो Na है, SO4 है, Ba है और Cl है, Ba है, SO4 है, Na है, Cl है। यहाँ पे दो थे, इसका मतलब हमने मिक्स किया, उसमें से कुछ निकला नहीं, ऊपर से कॉर्क लगाया हुआ है। दैट मीन्स अगर दो Na इधर है, दो Cl इधर है, तो यहाँ पर भी हमको दो NaCl मिलने वाले हैं। तो हमने क्या देखा कि इनका जो मास होगा, अगर मैं इन दोनों का मास चेक करूं तो ये जो रिएक्ट इनमें आपस में रिएक्शन हुई तो मैं इनको बोल सकता हूँ रिएक्टेंट्स। तो हमने यहाँ पे क्या देखेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो किसके बराबर आएगा, हमेशा ये प्रोडक्ट मिला हमको रिजल्ट, ये हमेशा किसके बराबर आएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। और यानी कि ना ही तो यहाँ पे मास में कोई कमी आई, ना ही यहाँ पे एक्स्ट्रा मास बना। दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और यही हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहेगा। अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट दिस फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये चीज़ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग समझ चुके हैं, इसको आगे समझते हैं। आगे इसको स्टेटमेंट देखते हैं, इसका क्या है। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन।
दिस ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का आपसे स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप बताएंगे दैट मास कैन neither be created nor it be destroyed during a chemical reaction in a chemical reaction। अब पहला लॉ हम लोग समझ चुके हैं। अब इससे हमको समझ आ गया कि हाँ भाई जो सराउंडिंग है वो कांस्टेंट रहने वाली है, कुछ कभी घटेगा नहीं, कुछ कभी उसमें बढ़ेगा नहीं, बस एक जगह से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, जो कि जोसेफ क्राउच ने दिया था। सो Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same element in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it। इतना सारा लिखा हुआ है, इसको समझते हैं इसको क्या बोला गया है इसमें। इसने यहाँ पे बोला है कि हमारा वाटर को एग्जांपल लेकर मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो देखो जैसे कि हमारा एग्जांपल वाटर है H2O। H2O में हमारे पास हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हमेशा हाइड्रोजन 2 एटम होते हैं, हमेशा ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। सेम बात इन्होंने बोली जोसेफ क्राउच लेवोजियर ने मिलके कि जब भी हमारे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जुड़ते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब जुड़ेंगी तो ये एक ही तरीके से जुड़ेगी। जब भी ये वाटर बनाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब भी वाटर बनाना है तो हमेशा 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा और 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये मैटर नहीं करता है कि वो वाटर हम लोग कहाँ से उठा रहे हैं, या फिर मैं देखूँ कि अगर कहीं से भी वाटर को ले लिया जाए तो उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम दिखेंगे और 1 ऑक्सीजन एटम दिखेगा। उसको कहीं से भी ले लिया जाए, चाहे तो आरओ का वाटर हो, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो कुएं का पानी हो, चाहे वो नल का पानी हो, कहीं से भी पानी उठा लो हमको यही मिलने वाला है। एक तो यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। इसको किसने बनाया या फिर ये कहाँ से आया है, दैट वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दैट द एलिमेंट्स और एटम्स इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड, जितने भी पर्टिकुलर कंपाउंड की बात मैं कर रहा हूँ उनमें जो एटम्स हैं वो एटम्स कांस्टेंट रहेंगे। अगर एटम्स कांस्टेंट है तो उनका मास कांस्टेंट रहने वाला है, और यही था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए तो कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हमने यहाँ से रिवर से वाटर निकाला, हैंडपंप से निकाला, रेन से निकाला, वेल से निकाला, हर जगह से पानी आएगा। और अब इस पानी को मैंने चूज किया और मैंने यहाँ पे देखा कि इस पानी में हमारा हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अगर मैं 9 ग्राम पानी को डिकम्पोज करूँ, तोड़ूं, तो हमेशा मेरे को 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलने वाली है एंड 8 ग्राम इसमें ऑक्सीजन मिलने वाली है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 रहने वाला है, यानी कि 1 ग्राम हमेशा हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम हमेशा ऑक्सीजन मिलेगी। So 8 gram of oxygen is always obtained by whatever with method or the source from which it is obtained। किसी भी मेथड से बनाओ, किसी भी सोर्स से हो, यही था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। The in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass। एलिमेंट जो होंगे वो अपने मास के डेफिनेट रेशियो में जुड़ेंगे हमेशा कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने को। ऐसा नहीं है आज 5 ग्राम हाइड्रोजन निकल रहा है कल 10 ग्राम निकल जाएगा, या फिर आज 1 ग्राम निकल रहा है तो कल 2 ग्राम निकलेगा। हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल को आप लोग डिकम्पोज करोगे तो उसमें 1 ग्राम यदि हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है तो 9 ग्राम वाटर ही निकलेगा। अब हाँ ये हो सकता है कि आप ज़्यादा ले लो तो मल्टीपल्स में निकलने लगे, जिसके 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीजन 16 ग्राम निकलेगा। बट अगर सिंपल रेशियो की बात करूँ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो रहने वाला है वो हमेशा 1:8 का रहने वाला है। एंड दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यही 2 लॉ मेजर और इम्पॉर्टेंट लॉज थे जो कि रेस्पॉन्सिबल थे हमारे, यही 2 इम्पॉर्टेंट लॉज थे जो कि रेस्पॉन्सिबल थे केमिस्ट्री के फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन जिन्होंने केमिस्ट्री को रखा, जिसके बाद केमिस्ट्री को फर्दर स्टडी किया जाने लगा। अब हम ये समझ चुके हैं कि मैटर कैसे बनता है, जब जुड़ती हैं चीज़ें तो क्या रूल फॉलो करेंगी, क्या लॉज को फॉलो करेंगी। अब बात करते हैं कि जो मैटर है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि कैसे हम लोग समझेंगे कि ये कोई भी चीज़ मैं आपको दे दूँ तो वो मैटर होगी या नहीं होगी। आप किसी कोई प्रॉपर्टीज होती है ना हर किसी की, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक पेड़ है तो पेड़ की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास हरे पत्ते होंगे, उसके पास लकड़ी होगी, उसके पास ब्रांचेज होंगी। सिमिलरली एक मैटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैटर क्या होता है,
मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, बेसिक प्रॉपर्टीज़, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताया कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। आप सराउंडिंग का कोई भी मैटर उठा लीजिए, अगर आप उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है मैटर की। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अच्छा इसको समझ कैसे सकते हैं, इसका समझने का बहुत बेसिक आइडिया ये है, आप एक गिलास पानी लेना, उसमें चीनी डाल देना, चीनी घुल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा चीनी डाल देगी। मतलब क्या है, जो बड़े बड़े चीनी के पार्टिकल थे ना, वो छोटे छोटे पीसेज में टूट चुके हैं, और इतने छोटे पीसेज में टूटे कि आप उनको देख भी नहीं सकते। तो यही मैटर की खासियत है कि वो अकेला कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनता है, और वो चीज़ें इतनी छोटी हैं, वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम नेकेड आइज से तो देख नहीं सकते, नेकेड आइज से कभी नहीं देख सकते उनको, बस उनको समझ सकते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनके फिनोमेना को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख सकते हैं, उनकी चेंजेस को देख सकते हैं, लेकिन किसी छोटे पार्टिकल को हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में हमेशा खाली जगह होती है। आप देख सकते हैं, इस इंक को मैं पानी में डिजोल्व कर रहा हूँ, तो इंक पानी में तब कब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जब उस पानी के बीच में खाली जगह है। तो पानी भी मैटर है, इंक भी मैटर है, क्योंकि हर चीज़ में वजन होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। दैट मीन्स इस पानी में स्पेस होगा, एम्प्टी, खाली जगह होगी, तभी तो ये जा पा रहा है। तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से समझ आई कि दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। आप कोई भी चीज़, अगर आप एक अगरबत्ती जलाओ, रूम के कोने में खड़े हो जाओ, तो कुछ टाइम बाद अपने आप वो स्मेल दूसरे रूम तक चली जाएगी। सेम चीज़, कहीं पे कोई गैस लीकेज हुआ तो वो गैस खुद से ही दूसरी जगह पे चली जाएगी। ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हाँ, अब ये होता है कहीं कहीं पे तो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं पार्टिकल, कहीं कहीं पे धीमे करते हैं, कहीं कहीं पे नहीं करते। अदरवाइज आप मुझसे बोलो कि सर सॉलिड, जैसे कि आपके पास ही पेंसिल है, तो ये तो मूव नहीं कर रही है। बेटा देखो, पेंसिल भी पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन मूव इसलिए नहीं कर पा रही है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, उन्होंने एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, बहुत टाइटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच में, टाइट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से पार्टिकल मूव नहीं कर पा रहे। लेकिन पार्टिकल मूव नहीं कर पा रहे, बट पार्टिकल कोशिश जरूर कर रहे हैं, और कोशिश इतनी ही कर पा रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर दिए हैं। तो पार्टिकल जो होंगे इस पेंसिल में भी, वो वाइब्रेट कर रहे होंगे अपनी पोजीशन पे, बट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो वो मूव नहीं कर पा रहे। गैसेस में ये फोर्सेस बहुत कम होती हैं, तो पार्टिकल्स इजीली मूव कर पाते हैं। अब बात करें लिक्विड की, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं होती है, इसीलिए लिक्विड में हम लोग अपना हाथ इजीली डाल सकते हैं, कुछ पता नहीं चलता है हमको चोट नहीं लगेगी। लेकिन सॉलिड में ऐसे हाथ डालूंगा तो मेरे यहाँ पे चोट लग जाएगी। तो लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज़्यादा वीक नहीं, इसीलिए लिक्विड भी फ्लो कर पाता है। बट ऐसा नहीं है कि लिक्विड बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा जिस तरह से गैस फ्लो करती है। ये क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मूव कर पा रहे हैं और अट्रैक्शन है पार्टिकल्स में, तो ये प्रॉपर्टी जो है इन्हीं अट्रैक्शन के बेसिस पे मैंने बताई है यहाँ पे। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, अगर बहुत कम अट्रैक्शन है, ना के बराबर अट्रैक्शन है, तो वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज हैं हमारे मैटर की, दैट इट कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड, गैस, और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuously moving, the particles of matter have space between them, and the matter, the most common property is the matter is made of small particles. So आज हमने आज की क्लास में मैटर के पार्टिकल्स के बारे में समझ चुके हैं, मैटर कैसे एग्जिस्ट करता है, इस सारी चीज़ों के बारे में समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर देखेंगे कि आखिर इसकी फर्दर स्टडी कैसे की गई। हम डाल्टन्स के बारे में, इसके बाद जॉन डाल्टन साइंटिस्ट आए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे और फर्दर आगे स्टेप बाय इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।